हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एईसी इंग्लिश के चैप्टर 4 या यूनिट 4 द यूज़ ऑफ रेथोनिक इन अ कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स जो हैं ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं, तो आप जाके उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए रेथोनिक लैंग्वेज का मतलब रेथोरिक लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। बेसिकली देखो, जो रेथोरिक होती है ना, रेथोरिक जो लैंग्वेज होती है उसको हम एक भारी भरकम लैंग्वेज में यूज़ किए गए एक शब्दों के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं, सो rhetoric refers to the skill of the using persuasive phrases and expression or from a language to make an impact upon sway, persuade and engage the listener or an audience. It involves using language, certain expression and the phrases of the language it to convey the people one's opinion or convey specific intentions. The idea behind using rhetoric is to achieve the objective or have the desired effect through communication. Besides bringing in elements, pathos means emotions, ethos means credibility, and logos means logic. Certain figure of speech are used as rhetoric. देखो, इसका मीनिंग क्या है, इन्होंने क्या बोला। रेथोरिक का मतलब होता है एक तरह से भारी भरकम शब्दों का किसी एक कम्युनिकेशंस में, अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करना। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या चीज़ बताई है कि जो ये शब्द होते हैं ना, बेसिकली रेथोरिक जो शब्द होते हैं ये एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच होती है जो हमारे इमोशंस से जुड़ी होती है, जो हमारी क्रेडिबिलिटी से, जो हमारे लॉजिक से जुड़ी होती है, जो हमारे एक्सप्रेशंस को, जो हमारे एक तरह से हमारे ओपिनियंस को बहुत अच्छे तरीके से क्या करती है, इंटेंशंस जो हमारा एक्सप्रेस करती है। ठीक है, और हमारे डिज़ायर जो थॉट्स कम्युनिकेशंस में काफ़ी हेल्प करती है। तो अब हम जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। देखो, मुझे पता है आप में से कई बच्चों को ज़रूर पता होगा फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, और आपको ये भी पता होगा कि रेथोनिक का मतलब क्या है। देखो, रेथोनिक का मतलब क्या क्या है। जैसे रेथोनिक वर्ड्स आपने ज़रूर +1 या +2 में जब आपने पोम्स पढ़ी होंगी तो उसमें भी ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो ये रेथोनिक का मतलब ही क्या होता है, लिटरेरी डिवाइस होता है। ठीक है, इसमें भी देखो जैसा दे रखा है, a figure of speech is a literary device or tool in a language for a more effective and impactful communication while adding beauty and grace to the language. Literally, the word figure refers to an image, shape, or form of something. For example, he draw the human figure very accurately. ठीक है, in other hand, in a sentence such as she is the figure of pose and success. अब देखो, दोनों बात में हम क्या कहते हैं, एक तरह से क्या कहते हैं, फॉर्म को तो हम यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब कि हम कहें कि फिगर जो शब्द है हम उसको यूज़ कर रहे हैं, पर जो दोनों सेंटेंसेस में जब हम फिगर वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो दोनों में मीनिंग भी तो अलग अलग है। एक में हमने फिगर को एज अ नाउन भी हम कह सकते हैं यूज़ किया हमने। ठीक है, हमने एक तरह से एक साधारण सेंटेंस बनाया, बट जब हम इसको एज अ लिटरेरी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, एज अ रेथोनिक लैंग्वेज कम्युनिकेशंस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से एक बहुत ही अलग एक हमको एक ग्रेस लाती है हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे शी इज़ अ फिगर ऑफ पोज एंड सक्सेस, यानी उसके ठहराव और उसके सक्सेस की वो क्या है, एक फिगर है, यानी ये एक कहें एक फॉर्म है, एक शेप है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो ये भी एक तरह से डिफरेंट वर्ड्स को जब हम अलग अलग या फिर एक सिंपल सेंटेंस में यूज़ करें या फिर हम उसको एज अ लिटरेरी डिवाइस यूज़ करें तो दोनों में कितना अंतर होता है। तो आप इसको समझ चुके होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला भी नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं, अ फिगर ऑफ स्पीच इनहैंस द मीनिंग adds clarity,
emphasizes what need to be conveyed by the creativity using language, enriching it with the beauty and impact, such as expressions are not meant to be taken by literally, but figurability, relaying, and exertion, repetition and compression to make language more effective and engaging, while ordinary grammatically correct sentences convey meaning. They may lack of emotions and expressive deep needed to communicate ideas and thoughts powerfully, which figure of speech skillfully provide. For example, her smile light up the whole room. The figure of speech based on aggression, it is not to be understood literally. That her smile does the job of a light bulb. On other hand, it is to be understood figuratively that her smile is bright. अब देखो कि हर स्माइल लाइट्स अप द होल रूम, मतलब देखो अगर हम इसको एज अ लिटरेरी डिवाइस यूज़ करें तो कितना मतलब एक हमारी लैंग्वेज में कितनी अच्छी ब्यूटी आ रही है, तो ये उसी के ही एक तरह से एग्जाम्पल हो जाती है. इन अदर एग्जाम्पल वाटर कहे तो वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू वाटर, द राइम ऑफ एशियंट मर्नियर एस जी कॉटरेज जो भी है दे रखा है, ठीक है. तो इस हिसाब से इन्होंने इस चीज़ को क्या बोला है कि वाटर जो है, वाटर को अगर हम सिंपल वर्ड में वाटर बोलते हैं तो वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से लिटरेरी डिवाइस के रूप में हमने इसको यूज़ किया. इसी तरह बहुत सारे टाइप्स के हमारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं. जैसे आपने ज़रूर, मैंने पहले भी आपको बोला कि आपने ज़रूर इनके बारे में अपनी क्लासेस में स्कूल्स में ज़रूर सुना है. ऐसा हो नहीं सकता कि आप में से किसी बच्चे ने लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच के बारे में ना सुना हो. ये वही फिगर ऑफ स्पीच है जो आपने सुने, बट कुछ ऐसे भी है जो आपने अभी तक सुने नहीं या फिर आपको पढ़ाया नहीं गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कितने काइंड्स के होते हैं फिगर ऑफ स्पीच. द मोस्ट ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच सच कैन बी कैटेगराइज इनटू द बोर्ड ग्रुप्स, कि कुछ ग्रुप्स में है जिनका एक जैसा मतलब कि एक जैसे ही लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं फिगर ऑफ जो सिमिलैरिटी पे बेस होते हैं, जो रीसेंबल और सिमिलैरिटी, जैसे सिमिले. देखो सिमिले बहुत ईजी आपने सुना होगा कि एज और लाइक लगा के जब हम देखते हैं वो सिमिले होता है. और मेटाफोर होता है, इससे थोड़ा अलग होता है, ठीक है, जिसमें हम एक तरह से किसी को बहुत सिमिलैरिटी निकाल रहे होते हैं, ठीक है, कि हम दूसरी चीज़ को एक एज अ कंपेयर कर रहे होते हैं. इसी तरह फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन, जैसे मोनोथोमी और स्नाइक कटो जो बोलने में नहीं आ रही है, स्नाइक कोचडे, ठीक है, डोचे ऐसी कुछ प्रोनाउंसिएशन है इसकी, ठीक है. फिगर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट, जिसमें ऑक्सोमोरिन, क्लाइमेट और एंटी क्लाइमेट. देखो आपने क्लाइमेट और एंटी क्लाइमेट के बारे में भी शायद अभी तक ना सुना होगा, पर ये भी है इस बार, ठीक है. फिगर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन में तो आपको पता ही होगा कि पर्सोनिफिकेशन होती है जब हम किसी चीज़ की परिकल्पना करते हैं. फिगर ऑफ बेस्ड ऑन एक्सर्शन, जिसमें हाइबली होती है, जिसमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना. फिगर बेस्ड ऑन इनडायरेक्टनेस, जिसमें हम इपोहिज्म और आयरनी देखते हैं. फिगर बेस्ड ऑन अ साउंड, इसमें ओनोटोपिया और ऑलिट्रेशन होती है, जिनमें से आज हम इस वीडियो में कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम डिस्कस करने वाले हैं सिमिले. सिमिले क्या होते हैं, बेसिकली आप सब जानते हो कि सिमिले का मतलब क्या होता है. मैं आपको एग्जांपल नहीं बताऊंगी, एग्जांपल में अगर हो सकेगा मैं आपको एक एक एग्जांपल ज़रूर समझाती हूँ, क्योंकि देखो अगर वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आपको ही समझने में फिर अच्छा नहीं लगेगा ना. तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो में आप वीडियो को देखो, समझो, ताकि आपका टाइम भी बचे. सिमिले क्या होता है, बेसिकली अ सिमिले इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच विच कंप्रेस टू एलिमेंट्स एंड जो डिसिमिलर को टू ईच अदर क्लियर विद द यूज ऑफ सच एज और लाइक, जैसे कि जो सिमिलर वर्ड्स को सच और एज से मिला के सिमिलैरिटी देता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस सच एज अ रघु इज टॉल एज हरी. तो जो इन्होंने क्या बोला, एज लगा के क्या बोल गया, सिमिलैरिटी है ना, एक तरह से रघु
हरी की तरह क्या है, टॉल है यानी लंबा है, तो हमने एज लगा दिया। तो एज का मतलब क्या, सिमिलैरिटी को हम जज करते हैं इसमें। आई होप आप ये जरूर समझ चुके होंगे। उसके बाद हम करते हैं आगे। आगे आप देख सकते हैं मेटाफोर दे रखा है। मेटाफोर भी बहुत इजी है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मेटाफोर दे रखा है। अ मेटाफोर लाइक अ सिमिले मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू dissimilar object with just one point of a similar between the two. In that sense it is like a simile, but there is a difference between a simile and a metaphor. In a metaphor the comparison is not made clear with the use of words such as or like, कि मतलब जो मेटाफोर होता है बेसिकली उसमें हम कंप्रेशन एज लाइक के साथ नहीं करते हैं। इसमें हम कंप्रेशन को इम्प्लीट करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें तो कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, इसी तरह अगर हम कहें कैमल और शिप को क्या कर रखा है, कॉन्ट्रास्ट कर रखा है, कंपेयर कर रखा है। इसमें हम डायरेक्ट करते हैं, मीन्स कि हम डिफरेंस को एज लाइक यूज़ नहीं करते हैं, हम इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट कर देते हैं। दो ऑब्जेक्ट को हम करते हैं और उसमें हमने देखा कि क्वालिटीज़ को हम एलिमेंट्स को करते हैं, इसमें हम दो ऑब्जेक्ट को इन जस्ट वन सिमिलर पॉइंट में हम क्या करते हैं, इसको वो करते हैं सिमिलैरिटी निकालते हैं, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हैं। इसके बाद है, आप देख सकते हैं जैसे अगर दूसरे एग्जाम्पल भी दो ईजी, द क्लासरूम वॉज अ फिश मार्केट विदाउट द टीचर। अब क्लास को किसकी तरह, क्लास भी ग्रुप, फिश मार्केट भी एक ग्रुप, दोनों को कंपेयर कर दिया, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच बेस्ड ऑन एसोसिएशन, ठीक है। मैथोनॉमी, और मैथोनॉमी में जो क्या है, मैथोनॉमी इज स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द थिंग मिंट and the thing stated is a different but are closely associated. The meaning becomes clear due to the close and clever association. It is a clever way of communications and adding a delight to the otherwise, ठीक है, mundane style of communication. For example, in this sentence, he is loyal to the crown. The loyalty of a person is to wearing the crown, either the king or the queen, and not the object of crown. देखो इन्होंने क्या बताया है कि ही इज़ लॉयल टू द क्राउन। अब देखो इसमें इन्होंने ये चीज़ बोली कि क्राउन किसी ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने लॉयल्टी नहीं बताई, उन्होंने बताया कि अपनी पोजीशन, उनका जो पद उनको मिला उसके लिए कितने लॉयल है, ये चीज़ बताई गई है इसमें। अगर छोटे एग्जाम्पल्स में ईजी समझो आपको, जैसे द पेन इज़ माइटर देन द स्वॉर्ड, कि माइटर यानी कि उससे भी ज़्यादा ताकतवर है एक पेन, एक कलम। कहते नहीं कि एक स्वॉर्ड, एक तलवार से ज़्यादा एक कलम ताकतवर होती है। क्योंकि जब हम देखते हैं आज के दौर में, जब हम कोई न्यूज़पेपर में कोई चीज़ छापते हैं, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट हो या फिर कोई भी है, तो या फिर कोई राइटर जब अपनी बुक लिखता है तो वो किसी भी टॉपिक पर लिखे, तो जब उसको लोग पढ़ते हैं तो कई बार जागरूकता आती है, वो ज़्यादा उससे ताकतवर होती है एक तलवार से। ही लव्स टू रीड शेक्सपियर्स, हाँ ये भी चीज़ है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं स्नाइक डोचे में क्या दे रखा है, इन अ सेंटेंस कंटेनिंग स्नाइक डोचे द थिंग मीट एंड द थिंग स्टेटेड आर डिफरेंट। अब देखो इसमें क्या बोला था इन्होंने, जब हमने पहले पढ़ा था कि जो थिंग के डिफरेंट है बस क्लोजली एसोसिएट होती है, बट इसमें क्या दे रखा है हमें कि थिंग डिफरेंट है बट आर क्लोजली एसोसिएट भी है। अनलाइक मैथोनॉमी इज एसोसिएट विद इंटरनल, हमने जैसे पढ़ा था कि जो मैथोनॉमी होती है इंटरनल कनेक्टेड होती हैं, एंड द टू थिंग्स कैन नॉट बी सेपरेटेड आइदर apart for the whole or the whole for the part is mentioned. For example, in the sentences India won the World Cup, it is evident that a part of India which comprise इंडियन क्रिकेटर्स प्लेट्स वॉन द मैच। अब देखो हम कहते हैं कि हाँ इंडिया जीत गई मैच, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि पूरा इंडिया भारत जीता है। इंडिया जीता मतलब कि इंडियन क्रिकेट टीम जीती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि डिफरेंट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, पर मोनो जो होती है मोनोथॉमी है, मीन्स उसमें इंटरनल कनेक्टेड होती हैं और इंटरनल एसोसिएशन होते हैं, इसमें नहीं होती है ऐसा।
अगर मैं इसको छोटे एग्जाम्पल से समझाऊँ, द पुअर मैन हैव नो रूफ ओवर द हेड्स, ठीक है, कि एक पुअर मैन के पास कोई है रूफ नहीं है, पुअर मैन के पास मतलब छत ही नहीं है उनके सिर ढकने के लिए। तो क्या है, ये भी तो एक कनेक्टेड नहीं है। हर पुअर मैन को हम देख लें, गरीब होता है बंदा जो होता है, उसके ऊपर सिर ढकने के भी छत नहीं होते कई बार ना। तो ये चीज़ क्या है, ये जर्नल थिंग्स इन्होंने बताई है। उसके बाद जो है आपका फिगर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगर वीडियो लंबी होगी तो क्या होगा कि आपको समझ नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को यहीं पर आज खत्म करते हैं। प्लीज़ अपने दोस्तों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि देखो आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। मे बी 1 महीने बाद तो आपके एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। अगर आप अभी से पढ़ोगे तो आपको आएगा, आपको पेपर में मुश्किल नहीं होगी। आपको तो पहली बार देना है पेपर, ठीक है, तो इससे आप घबराओ नहीं। इसीलिए हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट आ चुकी है, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया शुरू में कि इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स जो पहले प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आ चुकी है। इनकी प्लेलिस्ट भी आज मैं डाल दूँगी चैनल पे बना के, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना। कोई जैसे कि कोई क्वेरी है किसी चीज़ से रिलेटेड, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में इसकी हम पीडीएफ डाल दूँगी मैं। अगर आप कहते रहते हो कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करो। अगर आप ज्वाइन ही नहीं करोगे टेलीग्राम ग्रुप तो आपको पीडीएफ भी नहीं मिल पाएगी। और सेकंड थिंग ये है कि अगर आप अभी से कर रहे हो तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और बोनस टिप ये है कि आपको एग्ज़ाम में भी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादातर आपके कॉलेजेस आपकी बुक में से ही एग्ज़ाम डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आप अच्छे से करो, बहुत इजी है। इसी का सिलेबस ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, नहीं, बस प्रैक्टिकल के लिए बी प्रिपेयर रहिए और अपनी असाइनमेंट को अच्छे से आपको जो भी टीचर्स दें आगे बनाए रखिए। सो हैप्पी लर्निंग एंड बी हैप्पी।